कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ भी हैं, कुछ वजह से। और आज सीएम खुद नहीं लड़ रहे हैं, आगा महमूद साहब लड़ रहे हैं। तो क्या पोजीशन है आपकी वहाँ पे? वो सब नाराजगियां आपस की हैं, वो खत्म हो जाएगी। ना अपनों में नाराजगियां नहीं रहती, यहाँ बर्तन आप से किस नाराज़गी की बात कर रहे हैं? जिस नाराजगी की आप बात कर रहे मैंने कहा मैं उमर अब्दुल्ला साहब की नाराज़गी की हैं बात। उसको मैंने आपको जवाब दे दिया। रूहुल्लाह साहब कैंपेन में क्यों नहीं है? जबकि रूहुल्लाह साहब इस वक़्त एक अहम रोल अदा कर सकता है। उनको आगे आना चाहिए और पार्टी को रेस्प्रोकेट करना चाहिए। हुँ, हुँ। अगर पार्टी ने उनको एमपी बनाने में पूरी तरह से अपना वो सब कुछ दांव पे लगा दिया, तो रोला साहब को भी इस वक्त फर्ज बनता है कि उनको भी छोटे छोटे इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके अगर बडगाम लोग इस वक़्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, क्यों देंगे? एक तरफ मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में, हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके भी 28 एमएलए हैं इसी असेंबली में। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार कश्मीर में? ऑनेस्टली मुझे बताइए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, या तो वो पहाड़ों पे रहते हैं या कभी कहीं पे बहुत ऐसी जगहों पे रहते हैं, क्या उनके घर में मीटर है? उनको पहले ये शर्त है कि उनको मीटर लगाना, तब 200 यूनिट बिजली फ्री देके। गैस सिलेंडर का अभी तक नहीं हुआ, चावल अगर भी नहीं हुआ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियत के साथ एक बसीरत अफरोज सिलसिलावार प्रोग्राम सियासी शख्सियात, मैं महविश मकीन आपका खैर मकदम करती हूँ। आज के इस इमारे में एक ऐसी सियासी शख्सियत के साथ खुली गुफ्तगू होगी जिन्होंने हमेशा अवाम की आवाज बनकर बात की। जी हाँ, बात हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बानिहाल सजाद शाहीन साहब की। बात होगी मौजूदा सियासी हालात पर, तरक्याती मंसूबों पर, और जानेंगे क्या वाकई हुकूमत अवामी उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं। तो आइए देखते हैं आज के मेहमान सजाद शाहीन साहब का सच बिला रोक टोक बेलाग अंदाज में पी न्यूज के एडिटर बशीर नाज साहब के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में महविश ने आपको बताया है कि आज जो शख्सियात, सियासी शख्सियात हमारे साथ है, उनके बारे में उन्होंने आपको तारुफ दिया है। सजाद शाहीन साहब असली बानहाल के एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनकी वाबस्तगी है। इनका सियासी सफ़र एक तवील सियासी सफ़र है। ये अगर देखेंगे सियासी जो इन्होंने सफ़र शुरू किया है, इनको कहीं न कहीं ये विरासत में मिला है। तो जानते हैं कि आज की दुनिया में जो आज का दौर है, तो क्यों एक इंसान जो खदमत करना चाहता है अपने अवाम की, तो उसके लिए सियासत ही क्यों ज़रूरी है। तो सजा साहब, पी न्यूज़ में आपको खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। सजा साहब, आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में जानना चाहूँगा कि तालीम कहाँ से आपने हासिल की है? बशीर साहब, मेरी जो प्राइमरी तालीम जो हुई है वो पहले तो इब्तदान बानिहाल से हुई। उसके बाद श्रीनगर राजबाग में एक मिंटो सर्कल स्कूल है, 7th क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ा है। और 7th के बाद, बल्कि 8th के बाद मैं फिर वापस बानिहाल चला गया। मैंने 12वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खंडापल डिग्री कॉलेज में कोई 4 महीने में पढ़ा। उसके बाद फिर माइग्रेशन करके मैं जम्मू चला गया और जम्मू से मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो ये है मेरी तालीम का सफ़र। सियासत में कैसे आना हुआ? क्या ये आपका बचपन से ही शौक था कि, या इसके पीछे कोई राज है जो लोगों को अभी तक पता नहीं? देखिए, एक तो मेरे वालिद सियासत से वाबस्ता थे बहुत पहले से। शेख साहब के वक्त से वो, उस वक्त भी वो चलते रहे शेख साहब के साथ। और फिर हमारे ख़ानदान के लोग भी सियासत से वाबस्ता थे, तो एक सियासी वाबस्तगी पहले से ही थी। वालिद साहब से मुतासिर हुए या कोई और कारण भी है? एक्चुअली मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैं
फुल टाइम एक बिजनेस में चला गया। क्योंकि हमारी फैमिली का एक 5-6 जनरेशन्स का कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी का काम रहा, ट्रांसपोर्ट का काम रहा। लेकिन मुझे कभी भी ना तो मेरे वालिद को कभी इस बात में दिलचस्पी थी कि मैं वही मतलब जो हमारा जो ख़ानदानी विरसे में ठेकेदारी को मैं आगे चलाऊँ, और ना ही मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी। थोड़ी देर के लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए मैंने ठेकेदारी भी की और कुछ अर्सा मैंने ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस किया। 50s में 60s में हमारी एक शाहीन ट्रांसपोर्ट के नाम से एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी हुआ करती थी। ये शाहीन तो नाम कहाँ से आया? शाहीन मेरे वालिद का तकल्लुस है, अच्छा, हमारी ज़ात जो है वो मीर है। मीर। हाँ, और चूँकि मेरे वालिद साहब का जो वो सुनाया करते थे, वो ठेकेदारी के सिलसिले में पुराना जो टनल हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू टनल। नहीं, जेटी टनल से जो वो ऊपर जब पूरा ज़िग से वहाँ से गाड़ियाँ जब चलती थी, तो हमारे मेरे वालिद साहब, मेरे दादा साहब जो है, उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था स्नो क्लियरेंस का उस वक़्त। तो हुआ ये कि एक कुछ आर्मी गाड़ियों का वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, मैं क्योंकि छोटा था, मुझे ज़्यादा अब याद नहीं है। तो मेरे वालिद साहब ने कई आर्मी के लोगों को, सिविलियंस को, उनको रेस्क्यू भी किया था। और मेरे वालिद मुझे कहते हैं कि उस वक़्त हमने आर्मी के किसी बहुत बड़े ऑफ़िसर को उन्होंने अपनी गोद में उठा के स्लेज के ज़रिए वो उतरा करते थे। लकड़ी के स्लेज हुआ करते थे, मैनुअल, बहुत अभी भी देखते हैं हम हाँ। पहाड़ी ढलवानों तो में बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं वो स्लेजेस से, लोकल स्लेजेस बर्फबारी वो, में। हाँ। एक आर्मी ऑफ़िसर और उनकी फैमिली को उन्होंने स्लेजेस के ज़रिए शैतान नाले से लेके नीचे तक पहुँचाया और उनको सही सलामत वहाँ पे रात को रख के तो उनकी जान बचाई। तो फिर वो आर्मी के जो ऑफ़िसर थे, वो शायद उस वक़्त के वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मेरे फ़ादर को, और वहाँ पे ये कहा कि भई आपने तो शाहीन की तरह हमको उड़ा के लाया, बचाया। अच्छा, तो वहाँ से वो नाम जो है शाहीन। शाहीन पड़ा। अच्छा। और दूसरा पहलू ये भी है कि मेरे वालिद शायर भी थे, और चूँकि ये नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो फिर उन्होंने इसको अपना परमानेंट तखल्लुस ही बना दिया। तो तब से हमारा बस ये शाहीन के ही, नाम से कंपनी भी बना। और शाहीन ट्रांसपोर्ट फिर हमारे नाम से वो चला, और शाहीन एंड सन्स हमारा कंस्ट्रक्शन का जो फर्म थी उसका नाम था। तो बहरहाल ये शाहीन का बैकग्राउंड जो है वो यही है। अरे सुजात साहब, अगर हम 2024 की बात करते हैं, असेंबली इलेक्शन की, 2024 के इलेक्शन में एक बानहाल हल्के इंतखाब में जब इलेक्शन का टाइम आया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको भी मैंडेट दिया और कांग्रेस ने वकार को मैंडेट दिया, क्योंकि दोनों आप पार्टीज कोalition में थे, इतिहाद था, सीट शेयरिंग पे मामला था। तो फिर दोनों आपने लड़ा, तो वो क्या मामला था वहाँ पे? दोनों कैंडिडेट, आप भी फ्रेंडली लड़ा, उन्होंने भी। उसका रीज़न बड़ा जेन्युइन था कि पार्टी लीडरशिप का अपना एक विज़डम था, अपना एक एनालिसिस था। पार्टी लीडरशिप को, हाई कमांड को ये रियलाइज़ हो चुका था कि कांग्रेस जो है इन जगहों पे जीत नहीं पाएगी, और इसलिए पार्टी लीडरशिप ने ये इस पे बहुत ज़ोर दिया कि कुछ और सीटों के अलावा बानिहाल ख़ास तौर पे, क्योंकि बानिहाल में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबाव था, और कांग्रेस की टॉप ब्रास जो है लीडरशिप की, वो राहुल गांधी साहब से लेके उनके जो यहाँ खड़गे साहब जो जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी थे, ये सारे लोग बहुत बज़िद थे कि बानिहाल की सीट जो है नेशनल कॉर्पस अल्लाह इसको छोड़ दे और कांग्रेस को इसका और जो है मैंडेट दे दे। लेकिन लीडरशिप को ये मालूम था कि कांग्रेस की बेस वहाँ बहुत इरोड हो चुकी है और कांग्रेस यहाँ जीत नहीं सकती। कांग्रेस ने जम्मू में भी बड़ा क्लेम किया था कि हम लोग जम्मू में बहुत सारी सीटें जीतेंगे।
लेकिन नतीजा ये निकला कि 30 सीटों में से सिर्फ 1 सीट राजौरी की वो जीत पाए, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी मदद से। और बानिहाल का भी यही सिलसिला था, और हम सब ये जानते थे, हमारा काडर जानता था, लीडरशिप जानती थी कि ये सीट जो है कांग्रेस हम अलायंस के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए बहुत गुफ्तशीनीद हुई, बल्कि एक स्टेज तो ये आई कि अलायंस जो है वो टूटने की कगार पे पहुंच गया, क्योंकि बनाल की सीट ना तो कांग्रेस सरेंडर कर रहा था, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस सरेंडर कर रहा था। अल्टीमेटली फिर जब ये अलायंस जो है ये कोलैप्स होने के उसमें आगे न्यूज़ निकल आई कि शायद अब अलायंस नहीं होगा, और फिर जाके एक फैसला हुआ कि बानिहाल में और कुछ और सीटों पे जो है फ्रेंडली कंटेस्ट हो। तो बानिहाल में फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ, हमने भी लड़ा, लेकिन कंटेस्ट तो कंटेस्ट होता है। उन्होंने भी पूरे ज़ोर से लड़ा, हमने भी पूरे ज़ोर से लड़ा, और हमारी कोशिश ये थी कि ये अलायंस की किट्टी में ही ये सीट जानी चाहिए, और नतीजा वही निकला। जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो नंबर 3 पे चला गया, और 14,000 से वो हार गया, और पीडीपी वहाँ दूसरे नंबर पे रही। तो जो खदशा लीडरशिप को था, जो खदशा हमारे काडर को था, हमको था, वो सही साबित हुआ। अगर वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं होता, अगर हम फील्ड में नहीं आते, तो वहाँ से सीट जो है वो एलआईओ से निकल जाती। अच्छा शाहीन साहब, अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है, माशाल्लाह आप एमएलए हैं, आप जीत चुके। तो असेंबली के 3 सेशन हो चुके हैं। नेचुरली लोगों से आपने वादे किए होंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो उन्होंने आपको वोट दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया। हालांकि कल ही एक सेशन जो ऑटम सेशन मकसद था वो भी ख़त्म हो गया। ऑनेस्टली सजाद साहब, इस 1 साल में क्या आपने जो वादे किए हैं, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार है, अभी यहाँ एलजी का भी रोल है, तो अगर ये स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है, तो आपकी सरकार कमा होगा, लोगों के वो मसाइल हल करेंगे, आप कामयाब हुए हैं, क्योंकि आप रूलिंग में आप हाँ ही कहेंगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली कितनी मुश्किलात हैं, लोगों के मसाइल बड़े पेचीदा मसले होते हैं, तो किस हद तक इनको आपने अभी तक किया है और 4 साल में करेंगे? देखें, मुक्सर एक बात हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि 40 साल के बाद पब्लिक ने बाइकाट को नकार के एक मैसिव मैंडेट दिया यहाँ की रीजनल पार्टी को। बिल्कुल। और ये जो मैंडेट आया है, ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने साथ लेके आया, उम्मीदें और तवक्कात अपने साथ लेके आया। वही जो हमने मंशूर अवाम के सामने जो अपना इलेक्शन का रखा मैनिफेस्टो, कोई भी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो एक टेनवर के लिए होता है। और हमने 5 साल के लिए मंशूर दिया, अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया। बहुत ज़्यादा हम पे तवक्कात है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी बहुत है। मुश्किलात आपने खुद जिक्र किया, एक ड्यूअल मैकेनिज्म है, डेलिबरेटली है, यहाँ पे लोगों को बदजन करने के लिए कामों में रुकावट है। सबसे एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा वो बिजनेस रूल्स का है। वो फाइल जो है, जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया 2005 के जो उस सानिया के बाद, जिस तरह से हमारा गैर कानूनी गैर जमहूरी तौर पे हमारी स्पेशल पोजीशन, हमारा स्पेशल स्टेटस, और यहाँ तक कि स्टेट का दर्जा भी जब हमसे छीन लिया गया, उसके बाद एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यहाँ यूटी बनाई गई, और जितने भी इख्तियारात हैं उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो असेंबली और इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो इख्तियारात थे, महदूद किया गया। उनको मुंतकिल कर दिया गया एलजी को। और जब अब के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, हिदायत पे यहाँ पे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो
इख्तियारात जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वो जो मुंतकिल हुए थे, वो इख्तियारात इलेक्टेड हुकूमत को वापस आने चाहिए थे, वापस मुंतकिल होने चाहिए थे। तकरीबन 1 साल हो गया, नहीं हुआ। अभी तक भी एलजी साहब उसको साइन करके कंसर्ट दे के वापस नहीं कर रहे हैं। डेलिबरेटली एक क्यास पैदा किया जा रहा है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बदजुन हों, लोग एक क्यास का शिकार हो जाए, इंतशार हो, लोग जो है इस जमात के खिलाफ हों। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है, ये पूरे कश्मीरी कौम को तितर-बितर करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए एक साजिश है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लोगों की आवाज़ है, जो लोगों की इज़्ज़त नफ्स की तर्जुमानी करती है, जो लोगों के तकद्दुस और तशक्कुस की तर्जुमानी करते हैं। और जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करेंगे, तो ये कश्मीर की वॉइस को कमज़ोर करना चाहते हैं। शाहीन साहब, अगर जो आपने बात की कि तंजीम नव एक्ट में कुछ कानून चेंज हो गए, एलजी के इख्तियारात कुछ ज़्यादा हैं, यूटी में सीएम के इख्तियारात कम हैं, लोगों के तवक्कात, यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ा या शाहीन साहब ने इलेक्शन लड़ा, तब आपको भी पता था कि मुझे यूटी में है, मैं यूटी का एमएलए बनूंगा। हाँ, ये थी एक एक्सपेक्टेशन, शायद स्टेटहुड वापस मिलेगा वगैरह। अब अगर सिचुएशन यही रही, मेरा सवाल यही है, अगर सिचुएशन अभी 4 साल जो बचे हैं, अगर इन 4 सालों में स्टेटहुड वापस नहीं मिला, यही इख्तियारात जो अभी हैं, जिसके लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं कि मुझे पूरे इख्तियारात नहीं, मैं लोगों का काम उस तरह नहीं करता जो मैंने वादा किया है, या आप भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े हैं, जो स्टेट का एमएलए और यूटी के एमएलए में बहुत फ़र्क होता है एज पावर अगर कोई लेंगे, तो फिर कैसे मामला, फिर जो लोगों के ये कैसे मामला हल होंगे? तो क्या सोचा है शाहीन साहब ने, या क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? देखिए, एक बड़ी सिंपल बात है। हम्म, प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का अगर लाल किले से बाआवाज़ बुलंद नारा दे कि हम बहुत जल्द रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, हम्म, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग हो कि स्टेटहुड को वापस किया जाए, और जब वजीर दाखिला मुल्क का ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहे कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे और उसके बाद स्टेटहुड देंगे, हम्म, तो भरोसा तो किया जा सकता है। तो हमने वो भरोसा किया और उस उम्मीद के साथ हम इलेक्शन में आए। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी की जो हुकूमत मरकज में है, अगर वो वाकई संजीदा है कश्मीर के साथ इंटीग्रेशन के लिए, हम्म, कश्मीर और दिल्ली के साथ दूरियों को कम करने के लिए, दिलों की दूरियों को कम करने के लिए, तो उन्हें इस तरह का दोहरा व्यवहार नहीं करना चाहिए जम्मू कश्मीर अवाम के साथ। और जम्मू कश्मीर अवाम के जज्बात जो उनके मैंडेट के जरिए, मेजॉरिटी मैंडेट के जरिए जो एक चुनी हुई एक हुकूमत को मिला है, तो फिर उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक याद दिलाना चाहता हूँ एक बात। तकरीबन पिछले 35-40 साल के टर्माइल में दो तारीखी पहलू, जो दो तारीखी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो 2024 का जो इलेक्शन के अंदर बाइकाट का जो माहौल था उसको नकार के लोगों की मैसिव पार्टिसिपेशन इलेक्शन में, एक तो वो बहुत मरकज बड़ी को याद रखना चाहिए, एक तो वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जब पहलगाम बाईसरन में लोग जब ने 26 लोगों का उन्हें उसकी कत्लेआम हुआ, 26 निहत्ते शहरियों का कत्लेआम हुआ, स्याहों का कत्लेआम हुआ, उस वक्त कश्मीर का हर फर्द बशर उसकी खुद मजबूत की- बिल्कुल बिल्कुल वॉलंटरली खड़ा होके सड़कों पे आके स्पॉन्टेनियसली उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि हमारे नाम पे वायलेंस हमको मंजूर नहीं है। और ये मैसेज दिया कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है अमन के साथ है, तरक्की के साथ है, खुशहाली के साथ है। और वही मैसेज सजा सब मानता हूँ, ये जो चीजें ये आज ही की बात नहीं है। पहलगाम का वाक़ा हुआ, लोगों ने बाइकाट पॉलिटिक्स को ख़त्म करके ये जवाब दिया, नहीं हम इन वायलेंस की
साथ नहीं है, हम इन चीज़ों के साथ नहीं है जिसने कश्मीर को बर्बाद किया है। ये आज की ही नहीं है, ये जब भी 19 क्योंकि अकॉर्ड जब हुआ है, एसोसिएशन जब इंडिया के साथ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कश्मीरी ने बोला हमें, लेकिन कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या मरकज़ी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की नाराज़गी आज ही ले लीजिए, स्टेटहुड का वादा है, अभी तक नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि जो तजुर्बा अभी तक हुआ है, हालाँकि वैसे जर्नलिस्ट मैंने इस तरह का नहीं कहना चाहिए, लेकिन वैसे मैं भी कश्मीरी हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये स्टेटहुड इन 4 सालों में, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं मिला, तो इन्हीं हालात में आप उन्हें करना, तो क्या एक्सपेक्ट है, क्या किस तरह आप ये काम करेंगे? तो क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, जो आप 1 खुद साल करें। की जो कारकर्दगी है, हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जो हमने जो मेन जो मंशूर में जो वादे किए हैं, वो बिजली 200 यूनिट का किया है, गैस सिलेंडर फ्री देने का किया है, उसके बाद हमने राशन का किया था, हमने विडो पेंशन का किया था, ओल्ड एज पेंशन का किया था, हमने मैरिज असिस्टेंस का वादा किया था, एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था। हम वादाबंद हैं इन तमाम उन नहीं, मंशूर के वादे मंशूर के देखो, अगर देखिए, सजा हमने बिजली की बात करेंगे, बिजली की बात करें तो मैं नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मेरी अर्ज़ सुनिए, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हुआ। हमने शुरुआत की समाज का वो तबका जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन, सबसे निचली तबका का, उनको हमने एड्रेस किया, इसका ऐलान उनको हम लेकिन उनको हम सजा साहब, बिजली सजा दे साहब, एक चीज़ है, जिस कम्युनिटी के लिए आपने ऐलान किया है, ऑनेस्टली मुझे बताइए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, या तो वो पहाड़ों पे रहते हैं, या कभी कहीं पे बहुत ऐसी जगहों पे रहते हैं, क्या उनके घर में मीटर है? उनको पहले ये शर्त है कि उनको मीटर लगाना, तब 200 यूनिट है बिजली फ्री देके। अब मुझे बताइए कब होगा वो प्लान? क्योंकि जब उनके घरों में मीटर लगेगा, तब देखो हम कहाँ डेवलप होंगे, कहाँ-कहाँ लगाने हैं मीटर। यानी उसको भी टाइम लगेगा। छोड़ो वो, अच्छा, गैस सिलेंडर का अभी तक नहीं हुआ, चावल का भी नहीं हुआ, चावल का हमने का कर अभी दिया है, हुँ? चावल का हमने कर दिया है, चावल का हमने 35 किलो फी कुंभा हमने कर दिया हुआ है, और वो राशन जो है वो मिल रहा है। हमने मैरिज असिस्टेंस का 75 लेकिन उसका तो 8वीं 50,000 जमात का आपने क्या वो भी हमने ख़त्म कर दिया। हुँ, हुँ। अभी पिछले महीने के बल्कि इसी अक्टूबर के महीने की पिछले हफ्ते का गवर्नमेंट का कैबिनेट का ऑर्डर है, जिसमें हमने एग्ज़ेम्प्ट कर दिया कि 8th क्लास कोई अब बाहर नहीं रहेगा। जो भी हमारी माँ-बहन, जो भी हमारी बच्ची, बेटी जो है, उसके शादी के वक़्त उसमें की क्राइटेरिया की वजह से उसका पैसा नहीं रोका जाएगा। उसे बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया। हमने माँओं-बहनों, बेटियों के लिए मुफ़्त ट्रांसपोर्ट का वादा किया था, वो हमने उनको दे दिया। हमने ओल्ड एज पेंशन बढ़ा दिया। हालाँकि उतना नहीं बढ़ाया जितना हम चाहते हैं, चूँकि अब ये आपको भी मालूम है, नहीं, नहीं, उस पे देखो, हमारे प्लस पॉइंट हालात क्या है। शुरुआत तो करनी है। कहता है 1 साल आपने क्यों मैं शुरुआत कह रहा हमने हूँ की, हमने विडो पेंशन भी बढ़ा दिया, हमने ओल्ड एज पेंशन भी बढ़ा दिया, हमने मैरिज असिस्टेंस भी बढ़ा दी। हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में जो गैस का है, वो भी वो गैस भी करेंगे। हम बिजली के 200 यूनिट जिस दिल्ली पैटर्न पे है, हमने ये दिल्ली पैटर्न पे किया है। हम आने वाले वक़्त में हर ज़ुमरे को 200 यूनिट बिजली के उस ज़ुमरे में लेके उनको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जिसका हमने वादा किया। थोड़ा-सा आवाम को इंतज़ार करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। देखिए, मैं आपको छोटी एक मिसाल दूँ, मैं एमएलए बना अक्टूबर 2024 में। होना तो ये चाहिए था कि मेरा सीडीएफ, जो एक एमएलए का बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ होती है, जिससे वो लोगों की इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट्स, जो को नेसेसिटीज़ हैं, फुलफिल करें। उनको ऑन स्पॉट फुलफिल कर सकें। 9 महीने के बाद हमको सीडीएफ रिलीज़ हुआ। होना क्या चाहिए था कि पहले हफ्ते में, हाँ, हाँ, दूसरे बिल्कुल हफ्ते होने में, 9 महीने में काम करता वो सीन। मैं 9 महीने में वो काम करता। लेकिन आगे लिए तो बड़ी खुशी है। अब उसको ये सीडीएफ में जो तरमीम की है देखिए, वो कि सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब के अब बड़े उस खुशबू, पे अब 2 साल नेपिस नहीं होगा तो काम कर सकते। लेकिन वो शुक्रगुज़ार हैं हम चीफ मिनिस्टर साहब का। हुँ। लेकिन मेरा जो एक सीज़न था, वर्किंग सीज़न, हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो मेरा सारा वर्किंग सीज़न ख़त्म हो गया। हुँ। और हिली एरियाज़ में आप देखेंगे, एक बारिश हो वो जाएगी, किसकी कमज़ोरी है सीडीएफ? वो गवर्नमेंट, हुँ, मरकज़ी हुकूमत ने अच्छा, फंड के मर्कज़ी। हुँ। फंड्स देखें, जब हमने हुकूमत सँभाली, 1,25,000 करोड़ हमारा जो था कर्ज़ा था। हुँ, हुँ।
तो आप ये बताइए कि जब खजाना आपका खाली है, आप मैनेज कैसे करोगे? चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे ये लगा कि मैं मुलाजिमों को तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल खजाने में कुछ पैसा नहीं है। तो मरकज़ को चाहिए कि जिस तरह से वो एक जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बना के पॉलिटिकल डिविडेंड्स लेने के लिए अपना फ़ायदा ढूंढ रही है, मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करके जम्मू कश्मीर में जो लोगों ने पैगाम दिया है अच्छा, दोषी का, उसको रेस्प्रोगेट करना मुझे ये बताइए, एक तरफ मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके भी 28 एमएलए हैं इसी असेंबली में। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार कश्मीर में? क्या आपने अक्स किया है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि ये कश्मीर, क्योंकि उनके भी यही प्रॉब्लम एमएलए के साथ होंगे, उनके भी इसी चीज़ को क्यों ये रोका? उनका मकसद क्या है? क्या आपने कभी इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं? देखें, जम्मू के जहाँ तक एमएलए की बात है, बेबस है बेचारे। नहीं, जब हम बात करते मरकज हैं में उनसे, उनकी सरकार है, बेबस। मरकज में बेबस बेशक उनकी सरकार है, लेकिन जब आप टोटलिटी में जम्मू कश्मीर को देखोगे, बीजेपी को नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर एक हसास ऐसा हसास जगह, ऐसी स्ट्रेटजिकली इतनी इम्पोर्टेंस, और फिर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो बदलता हुआ है, उस सब को मद्देनजर रख के इनको लेबॉर्ट्री यहाँ बनाना ना तो रियासत के मफाद में है, ना मुल्क के मफाद में है। और जम्मू कश्मीर में बहुत ब्रिजिंग का काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी दूरियां हैं, बहुत गैप्स है, वो वाइडन हो रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का जो एक माइंडसेट है, दबाने का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट से गैप बढ़ रहे हैं, गैप कम नहीं हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि गैप कम करना है, दोस्ती का मस्बत जवाब देना है, अमन के पैगाम का जवाब मस्बत देना है, तब जाके दूरियां खत्म होंगी, दूरियां ख़त्म होंगी। वरना बीजेपी जिस तरह से जम्मू कश्मीर को चला रही है, यहाँ पे उनका मकसद ये है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में खड़ा किए थे। उन्होंने शाह फैसल साहब को भी लाया था, उन्होंने सेब भी लाए, बुखारियां भी लाई, सब कुछ लाया। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पे आजमाए, प्रोजेक्ट फेल हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 1953 से लेके आज तक ये एक्सपेरिमेंट ही करते रहे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बताइए जो इनका, जिसमें ये कामयाब हुए हो। लेकिन एक प्रोजेक्ट तो उनको परसों कामयाब हो गए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट? जब राज्यसभा का इलेक्शन था। नहीं, 28 सितंबर थे, कहाँ से पहले वो वोट थे? क्रॉस वोट हो गया कुछ, उस पे यही जो है ना, कहाँ से निकले, कुछ कौन थे देखिए, वो लोग? कुछ उसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने हमें यकीन दिला के हमारी पीठ पे चुनी गोभी। और कुछ लोग हैं वो ऐसा ऐसा सर खुल सब लेकिन कुछ गया सारे मिले हमारे। जिन लोगों ने 3 लोगों ने वोट दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी नहीं हो सकता। उसका रीजन है क्योंकि मैं उसमें चश्मदीद गवाह हूँ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यानी जिन लोगों के वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के वोट रिजेक्ट हुए, क्या वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं था? देखिए, एक वोट क्या वो नहीं, जब वो सपोर्ट नहीं था, नहीं, वो जानबूझ के नहीं हुआ। एक हमारे एमएलए साहब ने गलती से जहां उसको एक निशान लगाना था, सिग्नेचर कर दिया। और वो सिग्नेचर जो था, अगर उस सीट पे होता, जिस सीट पे वो नोटिफिकेशन 1 पे चौधरी रमजान साहब की सीट पे जो बिल्कुल सेफ थी, जिसमें 52 वोट पड़े, हम मेलाफाइड तब मानते कि तीसरी या चौथी सीट पे अगर उस किस्म की कोई हरकत होती, लेकिन उस सीट पे हरकत नहीं हुई। वो पहली सीट पे फर्स्ट स्टेटमेंट, जो पहला वाला जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था, उस वाली सीट पे हमारे एक एमएलए साहब ने सिग्नेचर कर दिया। वो अच्छा, वो देश थे चौधरी रमजान के, वो चौधरी रमजान साहब, तो वो माने नहीं रखता। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विप जारी हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पोलिंग एजेंट जो था, वो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए थे, और वो थे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे शौकत मीर साहब। हर एमएलए को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी एमएलए का ओपन वोट था, उसके वोट को मैंडेटरी था
कि अपने वोट कास्ट करने से पहले, क्योंकि 3 वोट पड़े, 32 वोट क्यों डाले आपने? अगर आपको आप अगर उनके 28 थे, आप तो 29 डाल सकते थे। आपने 3 वोट ज़ाया क्यों किए पहले? देखिए मतलब 3 आपको पता था कि ये शेयरिंग में है, हम दूसरी सीट पे वोट ना। 3 वोट की जो एश्योरेंस हमको किसी और से थी, वो 3 वोट हमें मिले नहीं, और नतीजा ये निकला कि नहीं, मैं कह हमें रहा हूँ धोखा लगा। 32 क्यों डाले? अगर आपको पता था, आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी के सिर्फ 28 है, आपने 32 क्यों? देखिए हम वहाँ तो पे इस बात के जो लिए आपको देखिए 4th सीट हम पे तो ज़रूरी था। हम तो बशीर साहब इस बात के लिए भी कॉन्फिडेंट थे कि 4th वाली सीट पे भी हमको 29 आएंगे, क्योंकि जो लोग हमारे साथ बैठ के अंदर 2 दिन हमारे साथ स्ट्रेटजीज बना रहे थे, हमारे साथ मिल के उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे, उन्हीं लोगों ने डाज किया। हमें क्या मालूम था कि यही डाज करेंगे। कुछ कुछ दूसरी सियासी पार्टी के लोगों अच्छा, चलो ये राज्यसभा का हम्म। छोड़ देते हैं। एक और सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि उम, अभी जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ बड़गाम में भी इलेक्शन हो रहे हैं, और शाहीन साहब की भी कोई जिम्मेदारी है वहाँ पे बड़गाम इलेक्शन में शायद। जी जी हम्म। तो इस हवाले से मैं पूछूंगा कि क्या लगता है बड़गाम में क्या पोजीशन है? 2024 में तो सीएम कैंडिडेट था, सीएम को वोट, ये जाहिर सी बात थी कि उमर अब्दुल्ला खुद लड़ रहे थे, तो जो भी लोग थे वो बोलते थे नहीं, उमर अब्दुल्ला जीतना चाहते, उनको पता था ये सीएम कैंडिडेट है। तो लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ भी हैं कुछ वजह से, और आज सीएम खुद नहीं लड़ रहे हैं, आगा महमूद साहब लड़ रहे हैं। तो क्या पोजीशन है आपके वहाँ पे? एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह का करम है कि बड़गाम से आज तक हम कभी भी हारे नहीं, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हारा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि नाराजगी अगर है हम्म। तो घरों में तो 4 या 5 अफराद में उस नाराजगी बस की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ से इस्तीफा दिया। उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़गांव वालों को ये कहा था कि अगर अब मैं यहाँ से ज़्यादा मार्जिन से जीतूंगा तो मैं यहाँ कंटिन्यू करूंगा गांधरबल से, और गांधरबल और जब बड़गाम को कंपेयर करेंगे इलेक्शन, तो सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा मार्जिन बड़गाम से ही उमर साहब को मिला है। लेकिन उसने बड़गाम वालों को वहाँ से मतलब इस्तीफा दे दिया, तो वो नाराज़गी, दूसरी नाराज़गी पे बात। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादा बड़गाम के लोगों से किया है, भले ही उन्होंने ये सीट छोड़ दी, लेकिन यही ये बड़गाम जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब की अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि बड़गाम के अवाम को कतई तौर पे कभी भी ये कमी महसूस नहीं होगी कि ये चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 1 नंबर 2, नाराजगियां रहती हैं, वो सब नाराजगियां आपस की हैं, वो खत्म हो जाएगी। ना अपनों में नाराजगियां नहीं रहती, आप बर्तन आप से किस बर्तन, नाराज़गी की बात कर रहे हैं? जिस नाराजगी की आप बात कर रहे हैं मैंने कहा मैं उमर अब्दुल्ला साहब की नाराज़गी की बात। उसको मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसको वो फुल्ली अडॉप्ट करेंगे, और आगा साहब भी जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट, लॉयल और बड़े काबिल पुराने मंजे हुए सियासतदान है। इंशाअल्लाह ताला वो भी अब कोई कमी नहीं रखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्ड करने में, मजबूत करने में, और अवाम के तवक्कात पे पूरा उतरेंगे। रूहुल्लाह साहब कैंपेन में क्यों नहीं है, जबकि रूहुल्लाह साहब इस वक्त एक अहम रोल अदा कर सकता है? रुल्ला साहब को करना चाहिए, पार्टी के लीडर है पुराने, और पार्टी ने उनको बडगाम से एक एमपी की हैसियत से उनको मैंडेट दिया, बिल्कुल। वो जीते, और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी सीट छोड़ दी और खुद बारामूला चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मंजे हुए, बहुत दूरअंदेश हैं, और बहुत समझदार है, संजीदा है। उनको इस वक्त पार्टी को रेस्प्रोकेट करना चाहिए। बाकी जो इख्तलाफात हैं आपस में चलते रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर, हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, और वो जैसे रुल्ला साहब को है वैसे ही उमर साहब को भी है, हमको भी है, सबको है। अपनी अपनी राय हम रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पार्टी की इज्जत की बात आए वहाँ हम में से कोई पीछे नहीं रहेगा, तो फिर जाएगा। वो पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, पार्टी के पुराने लीडर सीनियर है, और पार्टी में उनका बहुत बड़ा कद है, उनको आगे आना चाहिए और पार्टी को रेस्प्रोकेट करना चाहिए।
अगर पार्टी ने उनको एमपी बनाने में पूरी तरह से अपना वो सब कुछ दांव पे लगा दिया, तो रोहल्ला साहब को भी इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी छोटे-छोटे इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करके इस वक़्त पार्टी और रियासत के मफाद में उनको खड़ा होना चाहिए। अगर मैं शाहीन साहब से एक चीज़ बोलूँगा, इस वक़्त बड़गाम ज़िले, इस पे मैं इख्तिताम करूँगा, आखिरी सवाल रहेगा। आपसे फिर मिलेंगे और भी बातें करने की, लेकिन आज चूँकि बहुत टाइम हो गया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो आखिरी सवाल, अगर बड़गाम लोग इस वक़्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, क्यों देंगे? इसलिए कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो साजिशें आज भी हमारे खिलाफ हो रही, जो आज भी पस पर्दा और शरेआम भी जम्मू कश्मीर के अवाम को और ख़ास तौर पे कश्मीर के अवाम को बांटने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकली डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिकली कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, सोशली हमको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ खड़ा होना वक्त की ज़रूरत है। वहीं इनको ये भी समझना है कि इस वक्त हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मैं बहैसियत एमएलए, जब आपने पहले ये पूछा, मैं उस वक्त जवाब नहीं दे पाया क्योंकि आपने मुझे रोक दिया। अभी तक मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 साल के अंदर 375-76 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन करा दिए, जिनके टेंडर भी हुए और कुछ के टेंडर हो रहे हैं। गोया पौने 4 अरब रुपए के काम में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करा पाया हूँ पहले साल में। बिल्कुल। तभी करा पाया हूँ जब मेरी पार्टी की हुकूमत है, तभी करा पाया हूँ जब वज़ीर आला का हाथ मेरे सर पे है। तो बडगाम के आवाम को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उमर अब्दुल्ला साहब को इलेक्शन में प्यार मिला, मोहब्बत मिली, इज़्ज़त मिली, वो कभी इसको बुलाएँगे नहीं। और आज अगर वो आगा साहब को आगे कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी अडॉप्ट तो उमर साहब की होगी। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम के आवाम के जो काम है, वो तभी हो पाएँगे जब हुकूमत का उम्मीदवार जीतेगा और वो जीत के फिर वो काम करा पाएगा। अगर अपोनेंट कोई जीतेगा, क्या कर सकेगा? आज देखिए 2 लोग लेके, 3 लोग लेके पीडीपी, आप असेंबली में देखिए, अदरवाइज़ देखिए क्या काम कराने के काबिल है ये? क्या इनके कहने से कोई काम होगा? हुकूमत तभी काम करेगी जब उसका अपना बंदा आगे होगा। और ये बडगाम वालों के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि ये एक मौका है कि हुकूमत जिस जमात की है, उस जमात के उम्मीदवार को कामयाब करके तभी इलाके का फ़ायदा होगा, वहाँ के अवाम का फ़ायदा होगा। उस इलाके की पूरी तरक्की होगी और वो तवक्कात जो उन्होंने उमर साहब से लगाए हैं, इंशाअल्लाह ताला उमर साहब उन पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने शाहीन साहब को सुना, उन्होंने बोला है कि मैंने पिछले 1 साल में तकरीबन 3-4 अरब रुपए का काम करवाया है, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिनका काम किया है। तो एक तरफ शाहीन साहब का ये कहना है, लेकिन दूसरी तरफ एमएलए साहब कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। तो लेकिन इन्होंने ये इकरार किया है कि हम काम कर सकते हैं, कश्मीर में काम हो रहा है, मौजूदा जो सरकार है वो काम करी। साथ ही जो इस वक़्त बडगाम हल्का इंतखाब का इलेक्शन है, इसमें उन्होंने एक बात कही है कि लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो एमएलए रूलिंग पार्टी से वहाँ पे अगर जीतेगा, तो लोगों को ये फ़र्क करना चाहिए, जो रूलिंग पार्टी का एमएलए काम कर पाएगा और जो अपोज़िशन का होगा, तो उनमें फ़र्क करना, उसी पे वोट देना, ये इनका कहना है। बाकी नाज़रीन आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है। शाहीन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया बशीर साहब, थैंक यू। थैंक यू।